नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार से लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक हुई। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को और तेज करेंगे। 12 को सभी टोल प्लाजाओं को फ्री कर सरकार के मंत्रियों का घेराव करेंगे। वहीं 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा और सड़कों को जाम करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने कृषि बिलों में संशोधन का लिखित प्रस्ताव किसानों को भेज दिया है। सरकार अब किसानों की कई मांग मानने को तैयार है। सूत्रों ने बताया कि सरकार अलग से एमएसपी कानून ला सकती है। साथ ही एपीएमसी मंडी एक्ट में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। पंजाब किसान नेता सुखविंदर सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कारपोरेट के दबाव में काम कर रही है, इसलिए सरकार के साथ बैठकों की जरूरत नहीं है। बता दें कि किसानों की अमित शाह के साथ भी बैठक बेनतीजा रही थी। श्रोमणी अकाली दल ने आंदोलनकारी किसानों को मुफ्त में डीजल देने का ऐलान किया है। अकाली दल ने कहा कि पंजाब से दिल्ली जाने वाले किसानों को मुफ्त में डीजल दे रहे हैं। ट्रैक्टर में डीजल पड़ने से आंदोलन समर्थक किसानों का उत्साह बढ़ता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा है। मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी के रहते किसानों का अहित नहीं हो सकता। विरोधी दल पीएम और बीजेपी का विरोध करना चाहते हैं तो उनको मुद्दों पर आना होगा। किसान आंदोलन पर सरकार के रवैये पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। इसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना करनी चाहिए। योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने कृषि कानूनों पर बड़ा बयान दिया है। खन्ना ने कहा कि पीएम मोदी का कृषि विधेयक पर रुख बिल्कुल साफ है। किसान बिल को सरकार वापस नहीं लेगी। ये सब कांग्रेस की राजनीति है। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। मोदी कैबिनेट ने देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा है कि लक्षद्वीप में अंडमान निकोबार जैसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 4G सेवा भी शुरू की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट में देश को डिजिटली मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इन फेसिस योजना को मंजूरी दी गई है। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए वाईफाई के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी कदम है। इससे डिजिटल कार्य आसान होंगे। सीएम योगी ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3209 नलकूप चालकों को दिया गया है। सीएम ने कहा कि नलकूप चालक किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के मामले में यूपी सरकार ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। योगी सरकार ने 4 साल में लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इस तरह से यूपी सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और वो दीर्घायु हो। बता दें कि सोनिया ने किसान आंदोलन और कोरोना के चलते अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई स्कूल बैग नीति के तहत कई उपायों की घोषणा की है। मंत्रालय द्वारा जारी नई नीति में 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह होमवर्क की सीमा भी कक्षा वार तय की गई है। शिक्षा मंत्रालय की नई नीति के तहत कक्षा 2री तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से 6 तक के लिए साप्ताहिक 2 घंटे तक का होमवर्क और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। वहीं कक्षा 9 से 12 के लिए 2 घंटे का होमवर्क सीमित होगा। वायुसेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश को चुनौती दी है। निर्देश में पीएम के स्पेशल फ्लाइट रिटर्न से संबंधित जानकारियों की मांग की गई है। वायुसेना ने कहा है कि ये पीएम के सुरक्षा तंत्र से जुड़ा है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर और संकेतक नहीं लगाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर योग प्राधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के तहत विशेष निर्देश जारी करते हैं तो इस प्रकार के पोस्टर लगाए जा सकते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की इजाजत मांगने वाली तीनों कंपनियों को लेकर एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक जारी हुई। इसमें इनके आवेदन की समीक्षा की गई। मंजूरी मांगने वालों में अमेरिकन कंपनी फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर 64 विदेशी मिशनों के प्रमुखों की टीम हैदराबाद पहुंची। ये विदेशी टीम तेलंगाना की भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का दौरा करेगी। इस दौरान यहां वैक्सीन के होने वाले उत्पादन और गुणवत्ता का अध्ययन करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कोलकाता में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। नड्डा को कुछ लोगों द्वारा काले झंडे भी दिखाए गए और उनके खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए गए। वहीं नड्डा ने कोलकाता में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। नड्डा ने कहा कि असहिष्णुता का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। रविंद्रनाथ जी ने जिस तरह से देश को दृष्टि दी वो सभी जानते हैं, लेकिन आज बंगाल में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा है कि भारत इस वक्त चीन के साथ रिश्तों के अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एलएसी पर हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती से रिश्तों में खटास आई है।
भारत चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को चीन रोधी खेल में पश्चिमी देश उलझा रहे हैं। लावरोव ने पश्चिमी देशों पर भारत के साथ रूस की घनिष्ठ साझेदारी और संबंध को कम आंकने का आरोप लगाया। केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल में दिल्ली के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बताया कि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों का डीए बढ़ेगा। इसका लाभ दिल्ली के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव नए संसद भवन में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के इस भव्य प्रोजेक्ट पर मुझे गर्व है। आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होने में मुझे खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में मामले की विस्तृत सुनवाई होगी, तब तक इंतजार करें। वहीं 2185 लोगों की नियुक्ति देने को भी शीर्ष अदालत ने मना कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए 10 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। ये कर्ज उन्होंने अपनी 8 प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर जुटाया है। मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि सोनू ने अपनी 2 दुकानें और 6 फ्लैट्स गिरवी रखे हैं। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष पर सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों नेताओं पर लोगों को बवाल के लिए उकसाने का आरोप लगा है। बता दें कि सिलीगुड़ी में 7 दिसंबर को भाजपा के उत्तर कन्या अभियान के दौरान बवाल हो गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन के बहाने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। दिग्विजय ने कहा कि किसानों का समर्थन करने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन उनको किसानों के मुद्दों पर पीएम मोदी पर दबाव डालना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार शरद पवार को बर्थडे का बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को शरद पवार के नाम पर शुरू करने की मंजूरी देगी। बता दें कि शरद पवार का जन्मदिन 12 दिसंबर को है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत बंद के दौरान तेजस्वी कहीं दिखाई नहीं दिए। विपक्ष के नेता दिल्ली में छुट्टी मना रहे थे। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को चिट्ठी लिखकर पूछा कि तेजस्वी यादव कहां हैं। आप नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल के आवागमन पर अब भी प्रतिबंध जारी है। उनके आवास का मुख्य द्वार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर बंद कर रखा है। वहीं दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने आपके इस दावे को खारिज किया है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के बिजली प्रोजेक्ट की गुणवत्ता को लेकर प्रबंध निदेशक दिनेश चौधरी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि बिजली प्रोजेक्ट की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, साथ ही विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर नजरबंदी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से तय बड़गाम की यात्रा पर जाना था। अगर वास्तव में सुरक्षा चिंताओं के कारण मेरे आंदोलनों पर अंकुश लगाया जा रहा है तो भाजपा के मंत्रियों को प्रचार की अनुमति क्यों दी जाती। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने सचिन पायलट से मुलाकात की है। ये मुलाकात जयपुर में पायलट के घर पर हुई। बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह पार्टी आलाकमान के निर्देश पर पायलट से मिले हैं। इस दौरान दोनों नेताओं में प्रदेश टीम बनाने पर चर्चा हुई। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान दिया है। माकन ने कहा कि पार्टी में 31 जनवरी तक संगठन की टीम बनेगी। इसमें नेताओं की नियुक्तियां होंगी। इसके बाद ही राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। कंगना रनौत ने लव जिहाद पर बन रहे कानूनों का समर्थन किया। साथ ही नाम छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने वालों पर हमला भी बोला है। कंगना ने कहा है कि हम हर दिन इस तरह के केस सुनते हैं। आखिर कुछ लोगों को लव जिहाद कानून से दिक्कत क्यों हो रही है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका गांधी की पूजा पाठ के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बाबा विश्वनाथ की कोई जाति और धर्म नहीं है, वो सबके हैं और सब बाबा के हैं। बता दें कि वकील कमलेश त्रिपाठी ने प्रियंका को ईसाई बताकर याचिका दायर की। माता पिता की प्रॉपर्टी हड़प कर उनको बेघर करने वाले बच्चों पर सीएम योगी शिकंजा कसने जा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि माँ बाप को बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कानून बनेगा। इसमें बुजुर्ग माँ बाप को अधिकार होगा कि वो सेवा न करने वाले बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पट्टन इलाके में दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में 4 स्थानीय नागरिक घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दहशतगर्दों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। दिल्ली रेलवे पुलिस ने नशे की बड़ी खेप जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक चीमा और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 10.5 किलोग्राम एम्फीटाइमाइन बरामद की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। बाहुबली अतीक अहमद गैंग के शार्प शूटर के खिलाफ प्रयागराज प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। फरार चल रहे ग्राम प्रधान मुबारक खान के अवैध निर्माण पर पीडीए ने बुलडोजर चलाया। मुबारक के 2 अवैध बिल्डिंग को जेसीबी मशीनों की मदद से जमींदोज कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के दोषी रामानुज ठाकुर की तिहाड़ जेल में मौत हो गई है। रामानुज इस कांड के मुख्य दोषी ब्रजेश ठाकुर का मामा लगता था। उसकी उम्र 70 साल की थी। इसकी मौत को तिहाड़ जेल ने प्राकृतिक बताया है।
रामपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना युवती को भारी पड़ गया। युवती के पड़ोस में रहने वाला तालिब अक्सर छेड़छाड़ करता था, जिसका विरोध युवती ने किया तो आरोपी ने 2 दोस्तों के साथ युवती को छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद से सभी आरोपी फरार हैं, पुलिस दबिश दे रही है। रोहतास के काराकाट में अनियंत्रित बस नहर पुल के पास पलट गई, जिसमें 8 से 10 यात्रियों को हल्की चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। ये बस बोकारो से विक्रमगंज जा रही थी। सुबह धुंध के कारण बस नहर में जा घुसी। बिहार के रोहतास में 8 कुंटल गांजा बरामद किया गया। सासाराम एसपी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी से गांजा की बड़ी खेप जा रही है। इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। आईसीसी ने आज बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग जारी की है। इसमें विराट कोहली और केएल राहुल को एक नंबर का फायदा हुआ है। केएल राहुल 816 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, वहीं विराट कोहली 697 अंकों के साथ 8वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद आईसीसी ने टीम इंडिया पर जुर्माना लगाया है। मैच रेफरी डेविड बून ने तीसरे T20 मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। भारतीय टीम मैच में निर्धारित समय में 1 ओवर पीछे रह गई। डेविड वार्नर भारत के खिलाफ 17 दिसंबर से शुरू हो रहे एडिलेड टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वार्नर ने कहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट में 100% फिट होकर ही उतरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट। भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने 35 साल की उम्र में विकेट को अलविदा कह दिया है। वर्ष 2002 में इंग्लैंड दौरे पर मैच 17 साल की उम्र में पार्थिव पटेल ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। पार्थिव ने 2018 में टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच खेला था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के पिता जेड स्टोक्स का 65 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे काफी समय से ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी सोशल मीडिया पर जेड को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हम इस दुख की घड़ी में बेन स्टोक्स के साथ हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।